जैन दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, उसमें जो कि एग्जाम में आपका आता है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पहले उस टॉपिक को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसका लिमिटेशन भी जानेंगे और यहाँ पर सैंपल स्पेस के बारे में कुछ जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उसका डिफिनेशन कर लो, एग्जाम्पल कर लो, वैसे चीज़ें हम लोग जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। इसी में हम लोग एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी को देखेंगे और साथ साथ हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, और साथ में एक दो ठो एग्जाम्पल करेंगे जो कि हम लोग को एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनाता है और रिकॉल करने में आसानी देता है। ज़्यादा टफ जो एग्जाम्पल है वो होने वाला नहीं है और इसमें टफ आता भी नहीं है, बहुत आसान है। पॉजिटिव माइंड के साथ यहाँ पर हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टैटिस्टिक एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये है क्या, इसको जान लेते हैं। बेसिकली ये कह लो कि इंग्लिश में लिखा है, लेकिन है ये मैथमेटिकल टर्म। क्या भैया कह रहे इंग्लिश में लिखा है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी इस बात समझ में आएगा। कैसे, हम लोग मान लेते कि कोई एक इवेंट ए है जो कि m बार टाइम्स रिपीट करता है, मतलब कोई भी चीज है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो बार बार कितने बार आ रहा है भैया, तो हम कह दिए m बार आ रहा है, जिसका रिप्लिएशन जो है वो n है, यानी कि पूरे टोटल कितने हो सकते हैं ऐसी चीजें, वो m है। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का है। बेसिकली पहली लाइन बात कर रहा है कुछ इस तरीके, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें इवेंट ए है। जाहिर सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें ढेर सारे सैंपल आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सैंपल होंगे बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो उसी चीज को हम लोग बोल दिए कि वो m बार रिपीट कर रहा है पूरे जो हमारा सैंपल है वो n में से। देन m by n is called relative frequency of the event A। यहां पर स्मॉल m कर लीजिएगा। जो m अपॉन n जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट A, एंड लिमिटिंग केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इवेंट n इज सफिशिएंट लार्जर। ये तभी हो सकता है जो हमारा लिमिटिंग केस होगा, मतलब पूरे जो इवेंट्स होंगे वो n के, वो क्या होना चाहिए, लगभग इन्फिनाइट की तरफ टेंस करना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इन्फिनाइट के लगभग बराबर होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a इज गिवन है, तब हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो a का क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट स्मॉल m अपॉन n, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगा, जो इवेंट हम लोग a लेके चले थे। बेसिकली कहने का मतलब है कोई चीज अगर m बार रिपीट करती है और कितने में से करती है उसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। जो रिपीट करेगा ऊपर लिख देंगे, जो कितने में से करेगा नीचे जो टोटल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ये टोटल जो होगा वो इन्फिनाइट की तरफ यहाँ पर टेंस करेगा, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी होगा। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हेयर अंडर द इसेंशियल होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन। ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये जो बातें पढ़े हैं वो किसके लिए लागू होता है, इसका कुछ कंडीशन समझ लो कि जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, साथ साथ आइडेंटिकल केसेस हो जाना चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें जो हम लोग को मालूम हो या लगभग लगभग सेम जैसा काम कर रहा हो। रिमार्क देख लेते हैं दो ठो। दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो हम लोग इतना चीज पढ़े हैं इसी को हम लोग एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। बेसिकली इस डिफिनेशन को ही कहते हैं, ये वाले टर्म को याद हो जाएगा तो ये बेसिकली तुम लिख लोगे। इस चीज को कौन दिया था, वोल्ग मिसेस ने यहाँ पर दिया था। द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द वैलिडिटी ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और जो ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, ये बताता है, वैलिड करवाता है, यानी कि प्रूफ करवाता है कि जो हम लोग का क्लासिकल थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी का, ये ऑलरेडी हम लोग जो है पीछे कवर कर चुके हैं। चलो लिमिटेशन इसका देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन देखते हैं। बेसिकली दो ठो लिमिटेशन यहाँ पर मिल जाता है आपको। द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग स्मॉल m अपॉन कैपिटल N कहते हैं, ये जो है यूनिक जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है, हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है, ये बात हो गया। दिस डिफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मे नॉट बी रिमेन इसेंशियल होमोजीनियस और आइडेंटिकल ऑल इन रिपीटेशन। जितने भी रिपीटेशन होंगे जरूरी नहीं है कि वो सारे ही होमोजीनियस हो और आइडेंटिकल हो। अगर नहीं होगा तब क्या होगा, और इस वाले में जो है अगर यूनिक नहीं आया तब क्या होगा, तब ये दोनों केसेस में जो है वो हम लोग यहाँ पर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को नहीं लगा सकते हैं।
सैंपल स्पेस जो है वो आपको डिफिनेशन में आता है, 5 मार्क्स के वाले में भी, 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग वाले में नहीं आता है। द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम सैंपल पॉइंट इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी सैंपल स्पेस। कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से और ओम, यहाँ पे ओम से, जो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो है ये पॉसिबल आउटकम, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, सैंपल पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है एग्जाम्पल। कहता है कि एक कॉइन है जिसको हम लोग टॉस करते हैं, टॉस करेंगे तो हम लोग के पास क्या क्या आएगा, एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। इसके अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता है। बहुत सारे बुद्धिमान वाले लड़के होंगे, मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो वो कॉइन को कहेंगे कि ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे उस जब जिस केस में ऐसे कॉइन सीधा रह रहा है तो मैं उसको फिर से टॉस करूंगा, तब जान लो अब हेड और टेल दो केस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो सैंपल पॉइंट होगा या पूरा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे वो होंगे 2 होंगे, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे बराबर होगा या यहाँ ओम से बराबर होगा, जो कि हम लोग करली ब्रैकेट में एच और टी को यहाँ पर डिनोट करेंगे। एच जो है हेड है और ये जो है टेल है। वहीं पर 2 टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, वी हैव द सैंपल पॉइंट। अगर मेरे पास 2 कॉइन होगा और उसको मैं टॉस करूंगा तो क्या हो सकता है, ये देख लो। मान लो पहला वाला कॉइन टॉस किए तो क्या आया, हेड आ गया, और दूसरे वाला कॉइन टॉस किए तो क्या आ गया, फिर से हेड आ गया। फिर से देखते हैं, फिर दोबारा हम लोग टॉस किए तो पहला हेड आ जाएगा, दूसरा वाला टेल आ सकता है, फिर पहला वाला टेल आ जाएगा, दूसरा वाला हेड आ जाएगा, फिर पहला वाला टेल आ जाएगा, दूसरा वाला टेल आएगा। तो टोटल 4 तरीके का यहाँ पर आउटकम यहाँ पर पॉसिबल है, जो कि बेसिकली इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्या है, जो सैंपल होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि कभी एच एच, एच टी और यहाँ पर टी एच और टी टी, यहाँ पर देखो उस तरीके से लिखा गया है। ये हम लोग के सैंपल होंगे जब 2 कॉइन होंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर देखते हैं। एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है क्या, बेसिकली एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि जिसमें क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दोनों ही इंक्लूडेड हो। वैसे हम प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, वो हम लोग का एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हो जाता है। एक्सोमेट्रिक अप्रोच द प्रोबेबिलिटी विच क्लोजली रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड कहता है कि ये जो हम लोग का एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली देखोगे तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ही लगभग बराबर या उसके ही जैसा ही है। साथ साथ कहता है कि जो एन कोलमेगोरोव जो थे वो एक रशियन मैथमेटिशियन थे, 1933 में इसको एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था और दिया था थ्योरी। दूसरा हम लोग का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि PA इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड B, यानी कि जो सिग्मा का एलिमेंट है A और सिग्मा एक फील्ड के अंदर आता है B। बेसिकली तुम कह सकते हो B जो है बहुत बड़ा है, उसके अंदर तुम्हारा सिग्मा आता है और सिग्मा के अंदर जो है एलिमेंट A आता है। तब क्या होगा, जो A होगा वो उस फील्ड के भी अंदर आएगी। जाहिर सी बात है, जब सिग्मा के अंदर A आ रहा है तो A और सिग्मा जो है वो B के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है A भी B के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे A बिलोंग्स टू B एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज। और ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर एक वर्ड है एक्सियम, जो कि आप लोगों ने स्कूलिंग में भी यहाँ पर देखा होगा। एक्सियम बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी को ही डिस्क्राइब करना या ऐसे प्रॉपर्टी या ऐसे कंडीशन जो बोल दीजिए कि उस कंडीशन को जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो थ्योरी कंप्लीट होगी ही नहीं। तो ऐसे एक्सियम भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, 3 बेसिकली है। कहता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से बराबर या 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा या 0 से बराबर या 1 से छोटा और 1 के इक्वल हो सकता है। दूसरा जो सैंपल होगा हम लोग का वो प्रोबेबिलिटी का वो 1 आना चाहिए। सैंपल याद करो वही चीज़ है जिसके अंदर पूरा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मतलब जो आपको छोटे छोटे एलिमेंट आंसर आते हैं उसी कहते हैं पूरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जाहिर सी बात है, जब से सबसे बड़ा नंबर 1 है तो सबसे ज़्यादा ही 1 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्या है, इफ़ AI, यहाँ पर I जो है वो डिनोट करेगा फाइनाइट कर लो या इनफाइनाइट कर लो ऐसा सीरीज जिसमें हम लोग डिसजॉइंट एलिमेंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। डिसजॉइंट एलिमेंट क्या होता है, ऐसे 2 एलिमेंट या ऐसे 2 सब ग्रुप या ग्रुप कर लो जो आपस में जुड़े ना हो, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो
कॉमन ना आए, देखो इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा तो ये डिसजॉइंट होगा, और ये वाले में कॉमन यहाँ पे देखो आ रहा है तो ये वाला जॉइंट हम लोग का एलिमेंट होगा, जिसको हम लोग बेसिकली इससे हम लोग डिनोट करते हैं। क्या है? पी ब्रैकेट में यूनियन आई गोज फ्रॉम 1 to n ai, जो कि बराबर होगा समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, जो कि हम लोग को फाइनाइट या इनफिनाइट सीरीज यहाँ पर होगा। बेसिकली इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर डिसजॉइंट, क्योंकि देखो सारे डिसजॉइंट है, अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन सैंपल जो है वो हमारा s है। a1 2 3 4 5 6 i तक है, फिर यहाँ पर an तक है, यानी कि इनफिनाइट तक भी कह सकते हो। अब देख रहे हैं आप दो क्वेश्चन है। एक डाइस को जब थ्रो किया जाता है, यहाँ पर बेसिकली जो डाइस है वो हमारे पास दो है, ठीक है। डाइस को, दोनों डाइस को थ्रो किया जाता है, तो जाहिर सी बात है पहले डाइस पे कुछ नंबर आएगा, दूसरे डाइस पे कुछ नंबर आएगा, कभी कभार हो सकता है सेम भी आए, तो जाहिर सी बात है दो ठो फेस आएंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है कि आप दो ठो डाइस को फेंकिए और जो उसके फेस पर आता है, यानी कि जो आपको ऊपर से दिखता है, उसको सम करिए। सम करने पर जो है 8 से ग्रेटर वाले का आंसर बताइए कितना प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा जो है वो ना ही 7 आए ना ही 11 आए, यानी कि सम करने पर 7 नहीं आना चाहिए और सम करने पर 11 नहीं आना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी हमको बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने फेस बन सकते हैं। जाहिर सी मालूम है कि एक डाइस के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और दूसरे वाले डाइस में भी 6 फेस होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेसेस, डिफरेंट फेसेस के आने की, जो कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली आपके लिए लिखे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 करके 2 1 2 2 करके। ध्यान रखोगे, तुमको अगर लिखना है तो सबसे बढ़िया कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे लिखना। देखो 1 1 लिख लो, फिर 1 2 3 6 तक, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, और साइड में 1 2 3 1 2 3 1 3 करके लिख लोगे, तो पूरा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 36 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6 × 6 यानी कि 36, 6 कॉलम 6 रो, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 36। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है ग्रेटर देन 8। अब बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि 8 को पकड़ के ऐसे खोजते हैं, जो कि ये जो है वो बेसिक तरीका है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है उनके लिए। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, एक बेसिक से भी बताऊंगा, एक थोड़ा सा हल्का सा एडवांस, जो कि आपका टाइम बचाएगा। तो सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं। आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो सम होगा वो 8 से बड़ा होगा। 8 से बड़ा होने वाले नंबर, जाहिर सी बात है इधर देखो तो 2 से 8 ये तो बराबर है नहीं, इधर से देखोगे तो इतने दूर में जो दिखेंगे क्या दिखेंगे? 8 से बड़े नंबर दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 6 दिखेगा, 5 6 4 6 3 6, ये वाला तो बराबर हो गया। ठीक, इसी के बस अपोजिट में यहाँ पर डायगोनल साइड में देखोगे तो आपको डायगोनल साइड में भी यही चीज़ मिल जाएगा, और ये बीच वाले को भी ले लो। बेसिक में भी थोड़ा सा हल्का सा एडवांस। ध्यान देखो, ये वही नंबर हैं जो 8 से बड़े आएंगे सम में। यहाँ पर देख सकते हो कि डायगोनल वाले नंबर को ले लिया गया है। याद रखना 2 6 जो है वो 8 आएगा, तो 8 को यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, ध्यान से इस जो ये बनाया हूँ चार्ट, या आप चाहो तो 1 1 ऐसे भी ले सकते हो, 2 3 4 फिर 1 2 3 1 2 3 लिख सकते हो। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। क्या चीज़ आएगा? जो डायगोनल पकड़ोगे उसका सम हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि इसका देखो सम होगा 9 आएगा, यहाँ पर सम देखोगे तो हमेशा 10 आएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 सम आएगा। ये था बेसिक अर्ली। बस काउंट करो और नीचे अपन में टोटल 36 यानी कि कितने हैं यहाँ पर काउंट करोगे, और काउंट करने के बाद अपन में 36 लिख दोगे तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, उसको काट पीट करके। अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलो, इतना बनाना समझना करना हटाओ। कह रहा है कि 8 से, ये लाइन तो करना पड़ेगा उस समय भी, तो 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। 13 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 6 सबसे ग्रेटर डिजिट है और सम करने पर 12 आता है। तो 9 कब आ सकता है? 3 6 को प्लस करो, 4 5 को, ठीक इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो ये वाला आ जाएगा, जो कि बेसिकली 4 हो गया। 4 6 को करो, अब 10 कब आ सकता है? जब 4 6 को करो, 5 5 करो, 5 6 को करो, 6 4 को करो, ऐसे 11 के लिए करो, ऐसे 12 के लिए करो। बेसिकली ये नंबर वही नंबर है जो कि यहाँ पर है। थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड चलाओगे तो मालूम चल जाएगा। और ये बेसिकली 4 यहाँ पर, 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 9 आने का कितना है? 4/36, यहाँ पर 3/36, 11 के लिए 2/36, और 1 के लिए 1, यहाँ पर 12 के लिए 1/36। तो इसको बस वैल्यू को यहाँ पर रखना है और सम कर देना है, जो आएगा 10/36, जिसको हम लोग कट कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 5/18। बेसिकली यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, और 10/36 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ये थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है। थोड़ा सा ये जो अभी हम लोग हायर क्लास में आ गए हैं, थोड़ा सा एडवांस करने का यहाँ पर
प्रॉफिट होता है, मतलब समझता है एग्जामिनर कि अच्छा है, तो थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ तुम्हारा पेपर चेक करेगा। वहीं सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि सम करने पर 7 नहीं आना चाहिए, नहीं 11 आना चाहिए। क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट तुम कर दोगे कि देखो इसमें से अगर तुम क्या कहा है कि 7 और 11 नहीं आना चाहिए, तो हम 7 और 11 का सम जो है उसको हटा दें और पूरे को काउंट करके प्रोबेबिलिटी निकाल ले, तो वही आंसर आ जाएगा। नाइदर लिखा है यानी कि उसको बस हटाना है, तो उसको हटाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा 7 का सम। 7 का सम देखोगे तो यहाँ पर 3 4 वाला, यहाँ पर 7 का सम मिलेगा, यहाँ पर 3 4 वाला और ये वाला ऐसे डायगोनल में जाते जाओ, डायगोनल में तुमको उसका सम मिलते जाएगा। तो ये वाला सम जो होगा, ये पूरा डायगोनल जो होगा वो होगा 7 का सम होगा, और 11 के सम के लिए यहाँ पर आ जाओ, ये वाला 11 के लिए सम के लिए। तो ये बेसिकली ये जो है 2 ठो होंगे, उसको हटा दो और उसको काउंट, सारे को काउंट कर लो तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। बेसिकली काउंट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 और ये 2, 6 2 कितना होता है, यहाँ पर 8/36, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 1। क्यों 1 माइनस करना पड़ता है, क्योंकि मैं बोला था कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है और 1 के बराबर। तो सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 1। 1 में से मतलब जाहिर सी बात है पूरे टब में से थोड़ा सा पानी हटा दो तो कितना बचेगा, वो टब में से जो थोड़ा सा पानी हटाया उसके अलावा जो पानी बचेगा वही होगा। यानी कि कह सकते हो कि ढेर सारे टॉय हैं और टॉय में से कहता है कि येलो वाला टॉय को हटा दो तो कितने टॉय बचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि माइनस करोगे तब पूरे में से माइनस करोगे येलो वाला टॉय, इसको तो आंसर आ जाएगा। तो वही पूरा जो है 1 है, और जो 7 का और 11 का सम है जो है वो 11 के यहाँ पर 8/36 के बराबर। फिर इसको बस ऐसे नॉर्मली सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको मतलब 36 एलसीएम ले लो, 36/8 और 36, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 28/36। फिर इसको 2 से 4 से काटते हो जाएगा, 2 4 से काटोगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, तो 7/9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से, यानी कि एग्जामिनर को इंप्रेस करना है भैया, आगे जो भी क्वेश्चन होगा मान लो थोड़ा सा गलती भी आगे लिखोगे तो इंप्रेस होकर थोड़ा सा मार्क्स ठीक ठाक दे देता है, तो ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला मालूम है जो कि हम लोग सेट के फार्मूले में ही पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी को हटा दो तो सेट के फार्मूले में जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट का जो हम लोग यहाँ पर क्लोज लेते हैं यानी कि इंटरसेक्शन लेते हैं, तब वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पूरे यूनियंस का। तो ये बस प्रोबेबिलिटी आगे लगा है। अब जब मालूम है कि पूरे यूनियन का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लगा है तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे पूरे यूनियन का, तो ये वही बराबर होता है। इसका बेसिकली ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग जानते हैं यूनियन का फार्मूला क्या होता है, कि फार्मूला होता है जो पहले वाले का और दूसरे वाले को सम कर दो तो यहाँ पर यूनियन का आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए क्या कहता है कि 7, तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 6 3 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, यानी कि ध्यान से देखो तो इसका उल्टा करके हम लोग यहाँ पर लिखें। टोटल कितने हैं, 6 हैं। वहीं दूसरा क्या है, बी, बी क्या होता है हम लोग का 11, 11 को सम करने में 5 6 और 6 5, इसके अलावा कोई नहीं है तो 2, यानी कि ए का है 6 बी का है 2, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1 ब्रैकेट में एलसीएम सेम है तो 36, 6 + 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस ब्रैकेट में 8/36। तुम चाहो तो इसको अभी कैंसिल करके फिर एलसीएम ले लो, वही बात पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे तो भी वही बात पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेकर कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आएगा 28 अपन में यहाँ पर 36, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 7/9, जो कि हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि इस तरीके से भी हम लोग किए थे तो ये आंसर है। मेरा जो रहेगा वो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा कि ये वाला तरीके से लिखना तो एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होता है, और बेसिकली इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यूज कर लेना, जैसे कि हम लोग लेट करते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एस जो है वो एक सेट है और जो कि 8 से बड़ा होगा, कुछ इस तरीके का होगा वो, और ये वाले जो नंबर होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बस लिखना है तो अच्छा रहता है। और इस वाले को भी फार्मूला फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी सेट्स फार्मूला वी कैन गेट द फार्मूला को थोड़ा डिराइव करना और बोलना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो डिफाइन करता है कि सम ऑफ 7 जो है नहीं है। ऐसे करना तो ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, और थोड़ा सा कहीं भी गलत लिख रहे होगे पेपर में तो वहाँ पर पॉजिटिव माइंड से तो वो भी एग्जामिनर जो होता है खुश हो जाता है कि बच्चा जानता है, पढ़ता है, थोड़ा सा भूल गया होगा तो दे देता है। लेकिन ऐसे करोगे तो समझ जाएगा कि बेसिक बच्चा है, अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा उड़ा नहीं है, बेसिक तरीके से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे का भी गलत ही लिखेगा, तो नेगेटिव माइंड से यहाँ पर चेक करेगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ही बनाया गया है। जाहिर सी बात है यूट्यूब है, यूट्यूब में
कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया ही गया था कि कोई भी फीडबैक होगा, कोई गलती चीज़ होगी या अच्छी चीज़ होगी, वो वहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पर कंज्यूमर का यहाँ पर पूरा राइट्स होता है। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल करिए। मैं 1 से 2 दिन यानी कि 24 से 48 आवर्स के पहले ही मैं हमेशा आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।